टैक्स सेविंग निवेश को अगर आप अपने लक्ष्य के साथ बांध लें तो क्या आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर हो सकती है। योर मनी पर हमारी यही कोशिश होती है कि न सिर्फ आपकी पर्सनल फाइनेंस को लेकर समझ बढ़े बल्कि आपके आर्थिक लक्ष्यों को लेकर आपको एक सही और सटीक रणनीति भी मिले। और इस कड़ी में आज हम आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग कराएंगे टैक्स सेविंग के रास्ते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज शो की हाइलाइट्स क्या है। रिटायरमेंट प्लानिंग में कौन सा निवेश बेहतर। योर मनी करेगा रिटायरमेंट फंड की तुलना एनपीएस से। साथ ही योर मनी पर जानिए एनपीएस में कितनी स्कीमें, कितना टैक्स। और अगर हमें टीवी पर देख रहे हो या फेसबुक पर लाइव कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं रिटायरमेंट से जुड़ा हुआ तो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शो पे जुड़ रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, आपका स्वागत है। आज हम कराएंगे आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग और वो भी टैक्स सेविंग के रास्ते। और ये होगा ऐसे, हमने आपके लिए रिटायरमेंट के मोस्ट रिकमेंडेड 2 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर कंपेयर किया है, उनकी तुलना की है, जिसमें एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम है, और साथ ही रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आपको टैक्स छूट मिलती है एटीसी के तहत। हर्ष हमारे साथ हैं। हर्ष, ये जो मौसम है टैक्स सेविंग का मौसम है और ऐसे में आप कई बार हम देखते हैं जो ट्रेडिशनली लोग करते आए हैं, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स खरीद लेते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं और उन्हें हो जाता है घाटा। लेकिन क्या इन 2 प्रोडक्ट्स के जरिए मैं टैक्स सेविंग का भी फायदा उठा सकती हूँ, साथ ही रिटायरमेंट का लक्ष्य जो कि हमारे जीवन का अहम लक्ष्य होता है उसे बांध सकती हूँ? अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने लगातार कहा है कि लाइफ इंश्योरेंस आप एक कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए, इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेना। बिल्कुल। सो टर्म प्लान एक तरीका है जिससे आप लाइफ कवर लेते हैं। हाँ। जिससे आपको सही मात्रा में लाइफ इंश्योरेंस ले सकेंगे आप। हाँ। और उस पर एटीसी के बेनिफिट्स हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे रिटायरमेंट एक लक्ष्य को लेकर मैं चलना चाहती हूँ। यहाँ पर क्लियरली मैं एनपीएस को कंपेयर करना चाहती हूँ रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स के साथ। तो क्या दोनों में निवेश करना चाहिए? अगर दोनों को मुझे कंपेयर करना हो तो क्या क्या क्राइटेरिया हमें देखने चाहिए? ऑब्वियसली आपको टैक्स छूट मिलनी चाहिए, उसके बाद आपका जो पोस्ट टैक्स रिटर्न आपके हाथ में आता है वो कितना होता है, कितने का लॉक इन होता है, ये सब बारीकियों को देखते हुए ही हमें इनमें निवेश करने का निर्णय लेना चाहिए। सो वेल कविता, अगर हम 2 पहलू में इसे परखेंगे। पहला है कि हम फीचर्स समझ लें दोनों प्रोडक्ट्स के। ओके। फीचर्स में पहले आपको कोई भी प्रोडक्ट में आप जब निवेश करते हैं आपको पहले देखना है कि वो फीचर्स क्या है प्रोडक्ट के। राइट। सिर्फ आप टैक्स बेनिफिट देखते हुए अगर एक प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं और जो आपको अगर सूट नहीं करता तो फायदा नहीं है ऐसे प्रोडक्ट में निवेश करके। उदाहरण के तौर पे एनपीएस में हम सब जानते हैं कि एक 50,000 रुपीज की एक एक्सक्लूसिव लिमिट दी गई है कि आप एनपीएस में निवेश करेंगे तो ही आपको टैक्स की छूट मिलेगी अंडर सेक्शन 80 CCD 1B। राइट। लेकिन क्योंकि एक सेक्शन बना हुआ है, क्या हमें एनपीएस पिक करना चाहिए? हो सकता है कि ऐसे आपके पास दूसरे विकल्प थे जिसे आप बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मानते हैं और वो आप अगर टैक्स छूट नहीं होती तो शायद आप वो लेते। राइट। तो हम एक बार टैक्स के पहलू को साइड में रखते हैं, हम पहले फीचर्स समझ लेते हैं। ठीक है। सो एनपीएस को अगर हम समझें अपने आप में, एनपीएस क्या है? एनपीएस एक स्ट्रक्चर्ड पेंशन प्रोडक्ट है जिसमें जब तक आप कमा रहे हैं, मान लीजिए एक कोई इंसान है जो 30 साल की उम्र है, वो बचत करना शुरू करते हैं। सो आपको रिटायरमेंट आपका ऑब्जेक्टिव है और आप चाहते हैं कि रेगुलर इनकम आपको रिटायरमेंट के बाद आए। सो आप 30 साल की उम्र से लेके 60 इयर्स की उम्र तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। सो आपका फर्स्ट स्टेज ये हो गया जो एक्यूमुलेशन फेज है, जिसमें आप पैसा जमा कर रहे हैं। अब ये पैसे आप जमा करना शुरू करें, 60 की उम्र में ये कॉर्पस बन जाता है। मान लीजिए एक 10 लाख रुपए बन गए एक उदाहरण के तौर पर। इसमें से इन 10 लाख रुपए में से आपको एक ऑप्शन है, ये कंपलसरी नहीं है, ये एक ऑप्शन है कि आप चाहें तो एक लमसम के रूप में आप 6 लाख रुपया निकाल सकते हैं। ठीक है। विच इज 60%। तो आप 60% आप उसमें से एक लमसम के रूप में निकाल सकते हैं और बाकी का जो 40% है वो 40% से आपको कंपल्सरीली एक एन्युटी पॉलिसी खरीदनी है, एक IRDA लाइसेंस्ड और PFRD के साथ जो लिस्टेड इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आप जब अपने एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करेंगे उसमें ऑलरेडी वो कनेक्टेड है, उसमें आपको अलग अलग कोटेशन दे दिए जाएंगे कि हर कंपनी आपको किस तरह का पेंशन दे रहा है और आप उसमें सिलेक्ट करते हैं और वो पैसे जो है 40% वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है उस इंश्योरेंस कंपनी को। राइट। और फिर वो इंश्योरेंस कंपनी आपको जिस पेंशन आपने जो ऑप्शन चूज किया उसके हिसाब से आपको पेंशन देना शुरू करती है, जिस पे टैक्स लगता है। तो ये हो गया फीचर्स। अभी हम इसके टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि 30 साल का इंसान है, वो 60 इयर्स की उम्र तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपको अंडर सेक्शन 80C में 1.5 लाख की लिमिट तक तो है ही, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। ओवर एंड अबव दैट
अगर आप 50,000 रुपया और निवेश करते हैं सिर्फ एनपीएस में, तो जैसे मैंने कहा कि 80CC-D1B उस सेक्शन के तहत में 50,000 रुपए का आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। अगर आप ये 50,000 रुपए एनपीएस में नहीं करते हैं तो ये सेक्शन में आप कुछ और नहीं कर सकते। सो आपका 2 लाख रुपए तक आप एनपीएस में निवेश करते हैं तो आपको 80C और 80CC-D1B में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है। अब आ गए हम 60 ईयर्स की उम्र तक। 60 ईयर्स की उम्र में जैसे मैंने कहा था कि आप 60% विड्रॉ कर सकते हैं। वो जो 60%, ये इस उदाहरण में जो 10 लाख पे 6 लाख रुपए आप निकालते हैं उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा आपको, तो वो 60% आपका टैक्स फ्री इनकम है। 40% जो उनके पास बचता है, जो 4 लाख रुपए बचे हैं, वो आपके हाथ में आए ही नहीं है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टैक्स। वो पैसे ट्रांसफर जैसे मैंने कहा हो जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी को जिससे आप एन्युटी खरीदते हैं। अब ये पैसे 40% आपका ट्रांसफर हो चुका है। अब जो पेंशन आपको आएगी उसके बाद, जो हर महीने, हर क्वार्टरली, हर साल की जो पेंशन आएगी वो टैक्सेबल है। वो आपकी इनकम में जोड़ी जाती है और जो आपका टैक्स स्लैब है उस पर आपको टैक्स भरना है। ये हो गया टैक्सेशन का पूरा इसका स्ट्रक्चर। इसे हम 2 पहलू में देख रहे हैं। एक है कि इसके फीचर्स क्या हैं। इसमें लॉक इन एक फीचर है जो आपको समझना है। अब इसकी हम एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें। अब अगर फीचर्स को एनालाइज कर रहे हैं आप, तो आप देख रहे हैं कि आपको जो लिक्विडिटी है वो आपको सिर्फ 60% की मिल रही है, राइट, एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। 40% कंपल्सरी एन्युटी में कन्वर्ट होना है। बीच में पार्शियल विड्रॉल है। एब्सोल्युटली। सो मैं बोल रहा हूं कि ये जो आपके फीचर वाइज है, आपके 100% कॉर्पस पे कभी भी एक्सेस नहीं होगा। राइट, वो नहीं होगा। अभी अगर हम पार्शियल विड्रॉल की, जैसे आपने मुद्दा उठाया कि अगर हम 30 ईयर्स की उम्र से 60 ईयर्स की उम्र तक के बीच में अगर कोई पैसों की जरूरत पड़ी, तो आपको पूरी टेन्योर में 3 बार आपको ऐसे परमिट है, आपको परमिशन है कि आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो निकालने की प्रक्रिया है वो भी आप मिनिमम 3 इयर्स के बाद ही कर सकते हैं। सो 33 इयर्स की उम्र के बाद आप निकाल पाएंगे। अगर 30 साल के किसी इंसान ने शुरू किया है तो जब वो 33 साल के होंगे उसके बाद निकाल पाएंगे। और निकालने की जो लिमिट है वो भी ये है कि जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है, आपके एम्प्लॉयर ने नहीं, जो जिसमें आपने कंट्रीब्यूट किया है उसका 25% आप निकाल सकते हैं। और 3 बार सिर्फ निकाल सकते हैं। ये जो विड्रॉल आप बीच में करते हैं वो भी टैक्स फ्री है। उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा आपको। तो ये एक एनपीएस का स्ट्रक्चर है। इसके सामने अगर हम दूसरे प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं तो फीचर्स और टैक्स बेनिफिट्स के बेसिस पे हम उसे, आप म्यूचुअल फंड्स में भी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड्स हैं, एग्जैक्टली, हाँ, तो हम उसमें फिर फीचर्स और टैक्स बेनिफिट्स के हिसाब से कंपेयर करें, तब कोई इन्वेस्टर डिसाइड कर सके कि उन्हें लेना कि नहीं लेना। तो उनके क्या फीचर्स होंगे? अभी हम रिटायरमेंट सेविंग्स फंड जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री देती है उसमें भी यही एग्जाम्पल लेते हैं। 30 ईयर्स का एक इंसान है जो इन्वेस्टमेंट करना शुरू किए हैं। वो इन्वेस्टमेंट जब करते हैं उनको 80C का बेनिफिट मिलता है अप टू 1.5 लाख। ओके, फिर जब 60 इयर्स की उम्र तक पहुंच गए, 60 इयर्स में आपका ये जो पीरियड है, आपका रिटायरमेंट एज आ गई, उसके बाद आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सिर्फ 60% निकाल सकते हैं या 40% आपको कंपल्सरी एन्युटी खरीदनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, 60 इयर्स के बाद ये पूरा पैसा आपके एक्सेस है, आपको जब चाहिए आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अब अगर पार्शियल विड्रॉल जैसे एनपीएस में था, इसमें भी आप ना पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी एक मिनिमम लॉक इन पीरियड है 5 इयर्स। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया उसके बाद 5 साल तक आप इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते। 5 साल के बाद और 60 इयर्स की उम्र के पहले अगर आप पैसे निकालना चाहते हैं, फुल्ली विड्रॉ भी कर सकते हैं और आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा। लगभग हर फंड हाउस से आप देखेंगे तो 1% का एग्जिट लोड है। 60 के बाद मैंने जैसे कहा कि आप पैसे निकालते हैं, कोई भी आपको एग्जिट लोड वगैरह कुछ नहीं भरना है। तो प्राइमरी डिफरेंस क्या है, जहां एनपीएस में आपका लॉक इन हो जाता है, आपको एक्सेस नहीं होता, यहाँ पे आपको फुल एक्सेस है 60 इयर्स की उम्र में। और वो आप पैसों का आप चाहे तो एन्युटी खरीद लीजिए, उसका चाहिए तो आप प्रॉपर्टी खरीदिए या उसी में रहने दीजिए। आप फिक्स डिपॉजिट रखिए जिसपे रेंट आ रहा है आपको। सो एन्युटी के तरीके आपके खुद के कंट्रोल में होते हैं। राइट। सो ये दोनों फीचर है। अब टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये रिटायरमेंट सेविंग्स फंड को अगर कंपेयर करते हैं, तो रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में जो आप इन्वेस्ट करेंगे अप टू 1.5 लाख आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। सिर्फ एक डिसएडवांटेज है एनपीएस के साथ कंपैरिजन में, वो है वो 50,000 की एक्सक्लूसिव लिमिट जो इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं है। ऑलराइट, तो एक क्लियर कट टेक अवे यहाँ पर क्या होगा अगर मैं एनपीएस या रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करना चाहूँ पोस्ट टैक्स रिटर्न के लिहाज से, क्योंकि एंड में टैक्स छूट तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें पोस्ट टैक्स रिटर्न भी देखना है। दोनों की तुलना अगर हम करें तो फिर किस में ज्यादा फायदा है? और एक चीज और आपको देखेंगे तब आप इसकी तुलना सही मायने में कर पाएंगे कि एनपीएस में जब आप निवेश करते हैं, आपका मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर जो आप ले सकते हैं वो है 75%। राइट। तो मतलब आपने जो भी पैसे स्कीम्स है उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं। इक्विटी वाली ऑप्शन लेते हैं आप, या कॉर्पोरेट बॉन्ड या डेट लेते हैं, या एआईएफ जो अल्टरनेट एसेट क्लास ए है,
उसमें आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसका मैक्सिमम, आप एक्टिव चॉइस लें और ऑटो लाइफ साइकिल फंड लें, इन दोनों ऑप्शंस में आपके पास 75% से ज्यादा इक्विटी में आप निवेश कर नहीं सकते। रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में आप चाहें तो 100% इक्विटी में ले सकते हैं। सो रिटर्न्स का कंपैरिजन ही नहीं होगा। एक जगह पे आप जब 100% इक्विटी ले ही नहीं रहे हैं तो आप उसे 100% इक्विटी फंड के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो अगर रणनीति किसी को बनानी हो इन दोनों एसेट क्लासेस को लेकर या दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को लेकर, और अगर हम ऐसा मान लें कि इक्विटी और डेट दोनों में ही एक्सपोजर किसी ने अगर रखा हुआ है, पोस्ट टैक्स रिटर्न के लिहाज से किस में ज़्यादा निवेश हमें करना चाहिए? अगर मैं बात करूं कि इंडिविजुअल्स को अगर हम समझें, द आइडिया इज अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकते हैं, आप थोड़ी भी समझ रखते हैं और आप ये मानते हैं कि आप कंट्रोल करते हैं अपने आप को, आप एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, सो रिटायरमेंट सेविंग्स फंड्स काफ़ी फ्लेक्सिबल है। इसमें आपको पैसों का एक्सेस है। इसमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल है, 60 ईयर्स की उम्र में जब पैसे निकालते हैं, जैसे एनपीएस में 60% इज टैक्स फ्री, इसमें आपको जो इक्विटी का टैक्सेशन लगेगा वो लगेगा, विच इज 10% ऑफ योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो भी होगा उसका 10% लगेगा आपको। सो अगर आप अपने पैसे खुद मैनेज कर सकते हैं, थोड़े भी आपको ऐसे लगता है कि योर फाइनेंशियली सेवी, तो आपको रिटायरमेंट सेविंग्स फंड ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़्यादा उसमें बेटर रिटर्न्स की उम्मीद है, क्योंकि आपको 100% इक्विटी में आप निवेश कर सकते हैं। एनपीएस उनके लिए बहुत सूटेबल है जो अपने आप पैसे मैनेज करने से कंफर्टेबल नहीं है, जो फाइनेंशियल फील्ड से नहीं है। उन ये जानते हैं, वो चाहते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट मुझे मिल जाए, लो कॉस्ट है तो मुझे एक स्ट्रक्चर प्रोडक्ट मिल जाए जिसमें शायद अतिरिक्त उन्हें टैक्स बचत का मौका भी मिल रहा है। एब्सोल्युटली। ऑलराइट, और यहाँ पर अगर हम रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यूटीआर रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड, रिलायंस रिटायरमेंट फंड और फ्रैंकलिन इंडिया पेंशन फंड है, जिनके तहत आपको एटीसी में छूट मिलती है और 5 और 2 साल के रिटर्न्स हम स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। तो इसके मुताबिक आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, आपके रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं कि एनपीएस या रिटायरमेंट म्यूचुअल। तो एनपीएस को लेके बहुत सवाल आ रहे हैं यहाँ पर योर मनी पर, और इसी कड़ी में हम जुड़ते हैं हमारे फेसबुक के दर्शक सतीश पांडे से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार सतीश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैडम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा, तो आपने एनपीएस में निवेश अभी करना है ना? नहीं मैडम, शुरू किया है मैंने, लेकिन इन फॉर्म ऑफ एसआईपी मैं करता हूँ उसमें। ओके, ऑलराइट। तो आपने उसमें कौन सी स्कीम सिलेक्ट की है? मैडम एचडीएफसी की है मैंने, फंड मैनेजर एचडीएफसी है, उसमें 75% इक्विटी है और 25 डेब्ट है। तो आपने इक्विटी स्कीम में ही निवेश की शुरुआत की और उसमें आपने एसआईपी के जरिए निवेश किया, जो कि मेरे ख्याल से सही रणनीति है। हर्ष, क्या कहेंगे आप? यस एब्सोल्युटली, क्योंकि इक्विटी है जिसमें 75% इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, तो इक्विटी का तरीका बेस्ट इन्वेस्टमेंट का हम एसआईपी कहते ही हैं कि आपको हर मार्केट के लेवल्स पे आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करते रहते हैं। सो आई थिंक इट्स फाइन, आप एसआईपी के जरिए जो है हर महीने का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और इक्विटी एज एन एसेट क्लास सही चूज़ किया आपने कि लॉन्ग टर्म में हमें मानते हैं इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स अगर कोई भी एसेट दे सकता है तो वो है इक्विटी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेंगे हमारे दर्शक मानिक ठक्कर का, और ये पूछ रहे हैं कि 60 साल के बाद जो 40% रकम एन्युटी में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो पैसे हमें किस उम्र तक मिलते रहेंगे? तो बेसिकली उनका सवाल जो 40% एन्युटी को लेकर जो नहीं निकाल पाते आप, उसी पर है कि पेंशन कितने साल तक मिलेगी और जितनी रकम हमने इकट्ठा की है 40% में, क्या वो एग्जॉस्ट होने तक ही हमें रकम मिलती रहेगी पेंशन के रूप में? जी नहीं, एक्चुअली ये है कि जो 40% और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। हाँ। और ये मैं खुश हूँ कि किसी ने इसके बारे में सवाल पूछा है, क्योंकि आप कौन सा पेंशन ऑप्शन चूज करते हैं उस पे डिपेंड करता है कि रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको पेंशन कितनी आनी है। तो किस किस तरह के पेंशन ऑप्शंस हमें दिए जाएंगे सिलेक्ट करने के लिए? 60 की उम्र के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, पेंशन इमीडिएट एन्युटी खरीदनी है, और उसके बाद आपको 4 या 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आपको पेंशन किस तरह चाहिए। सो जो एग्जांपल हम पहले लिए थे वो ये था कि अगर आपने 10 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं और उसमें 60% आप निकाल लिए, 40% आपको 4 लाख रुपए जो हैं उसके बेसिस पे आपको पेंशन की पॉलिसी लेनी है। तो इसमें आपको 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला है, और इससे पहले ये समझ लीजिए कि जो 4 लाख रुपए आप देते हैं उसको हम परचेस प्राइस बोलते हैं, कि ये 4 लाख रुपए से आपने एक इमीडिएट एन्युटी पॉलिसी खरीदी है। सो पहला ऑप्शन आपका ये दिया जाता है कि पेंशन फॉर लाइफ, मतलब कि आपने 4 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए, इसके एवज में वो आपको हर महीने जब तक आप जीवित हैं, पेंशन फॉर लाइफ, जब तक आप जीवित हैं आपको हर महीने एक पेंशन की रकम दी जाएगी। जब आपका देहांत हो जाता है उसके बाद आपको कोई भी पेंशन नहीं आएगी, किसी को पेंशन नहीं आएगी, आपके जो सर्वाइवर हैं उनको भी नहीं आएगी, और सब कुछ बंद हो जाएगा। सो अगर आप 4 लाख रुपए देने के बाद अगर 3-4 साल के अंदर कुछ हो गया तो बस उस समय तक पेंशन मिली। दूसरा ऑप्शन है जॉइंट लाइफ लास्ट सर्वाइवर,
विच मीन्स आप हस्बैंड वाइफ मिलके एक इमीडिएट एन्युटी पॉलिसी खरीदते हैं। जॉइंट लाइफ, जैसे मैंने कहा कि अगर एन्यूटेंट की अगर डेथ हो जाती है तो उनके स्पाउस को कंटिन्यू रहेगी। तीसरी है कि एक फिक्स्ड अमाउंट पीरियड दे दिया जाता है कि आपको 5 साल, 10 साल, 15 या 20 साल तक तो पेंशन पक्का मिलेगा, और उसके आगे जब तक आप जीवित हैं उस समय तक मिलेगा। फिर आपका है पेंशन विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, कुछ हो गया तो आपको 4 लाख रुपए आपके नॉमिनी को वापस मिल जाएंगे। और लास्ट ऑप्शन है कि हर साल पेंशन 3-3% से बढ़ती रहेगी। लेकिन क्या आप एनपीएस स्कीम्स में इसको स्विच कर सकते हैं? क्या एनपीएस का खाता पोर्ट किया जा सकता है? इन तमाम सवालों लेते हैं शो का आखिरी सवाल। संदीप चोटिया का सवाल हम लेंगे और एनपीएस पे ये पूछना चाहते हैं कि एनपीएस खाते को कैसे पोर्ट किया जाए, किसी दूसरे बैंक में क्या खाता ट्रांसफर हो सकता है या नहीं। और इनके सवाल में मैं भी ऐड करना चाहती हूँ कि जो 5 स्कीम्स हैं एनपीएस में, क्या हम उन पे भी स्विच कर सकते हैं? या एब्सोल्युटली। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका जो एनपीएस अकाउंट है फुल्ली पोर्टेबल है। सो आप अगर एक बैंक में आपने अपना एनपीएस अकाउंट खोल रखा है जो सर्विसिंग बैंक है, आप वो बैंक शिफ्ट कर सकते हैं और वही अकाउंट नंबर आपका रहेगा, जो उनका अकाउंट नंबर है वो आप शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी पहलू आपको ये देखना है कि अगर आप एम्प्लॉयर शिफ्ट करते हैं तो भी आपका वही एनपीएस अकाउंट आप नए एम्प्लॉयर के साथ शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट में शिफ्ट होता है, या आप स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं सेंट्रल में शिफ्ट कर रहे हैं, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप एक प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं, सो ये सारी पोर्टेबिलिटी है जिसमें आप इंटरसिटी भी शिफ्ट कर सकते हैं और आपका अकाउंट नंबर सेम रहेगा, जमा भी उसी में होगा। सो आप अगर एक अकाउंट से एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर में जा रहे हैं तो प्रीवियस एम्प्लॉयर आपके उसी अकाउंट में जमा कर रहे थे और नए एम्प्लॉयर उसी अकाउंट में करेंगे। सो ये फुल्ली पोर्टेबल है। सो उसका, और ये एक्चुअली एक रिक्वायरमेंट है कि आप एक से ज्यादा एनपीएस अकाउंट टियर 1 का रख ही नहीं सकते, तो इसी के लिए फुल्ली पोर्टेबल है। अब आपका जो सवाल है कि आपकी कंपनी ने ये अकाउंट आपको खोल के दिया था जिसमें एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सो पहला ये है कि आपके लिए बेहतर है कि प्रोसेस वेदर आपकी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर है, अगर उन्होंने सारे एम्प्लॉयज के लिए एक पर्टिकुलर बैंक में खुलवाया है तो क्या वो कंफर्टेबल हैं अगर आप दूसरे बैंक में शिफ्ट करते हैं। दो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, लेकिन आपके एम्प्लॉयर के फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बार जाके आपको इसका एक कंफर्मेशन ले लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं। अगर वो अलाउड करते हैं तो आपकी जो टारगेट बैंक है, जिस बैंक में आप शिफ्ट करना चाहते हैं, उस बैंक में जाके आपको एप्लीकेशन देनी है, जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है वो आपको उधर जाके पूरी कर सकते हैं आप। और राइट, शो को समाप्त करने का समय हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी एनपीएस और रिटायरमेंट टैक्स सेविंग को लेकर तमाम उलझनें आज हमने सुलझा दी हों शो पे। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज शो पे आने के लिए। लेकिन योर मनी पे अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, अपने पूरे पोर्टफोलियो की, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की प्लानिंग करवाना चाहते हैं, तो अपना सवाल आप @kavita.th पे ट्वीट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक पर योर मनी का पेज है, इनबॉक्स में जाके अपना सवाल वहाँ भी छोड़ सकते हैं। सभी जगह कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। नमस्कार।